और वो उस छोटे से आइलैंड पर चली गई थी जहां मैंने अपना वक्त गुजारा था पहले 6 महीने। वो पागलों की तरह मेरा कोई सुराग ट्रेस ढूंढने की कोशिश करती रही, और साथ ही वो दिन रात सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और गेम डेवलपमेंट की पढ़ाई कर रही थी। मेरे जाने के बाद वो पागलों की तरह उन यादों में जीने लगी थी जब हम दोनों साथ में गेम खेलते थे। मैंने जो भी कहा था वो हर एक बात उसके दिमाग में बार बार गूंजती रहती थी। बाई निंगबिंग ने खुद से कसम खाई थी कि वो एक ऐसा गेम बनाएगी जो मुझे पसंद आए। एक जमाने में मैंने उसके एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, बिना किसी को बताए। तो अब उसे भी मेरे ई स्पोर्ट्स के सपने के लिए एक बार तो पूरी जान लगानी चाहिए थी। बाई निंगबिंग ने अपने दिन का एक एक मिनट काम में लगा दिया था। वो खुद को एक सेकंड का भी आराम नहीं देती थी। उसे डर लगता था रुकने से, उसे डर लगता था खाली बैठने से, क्योंकि जैसे ही वो खाली बैठती उसे मेरी याद आने लगती और उसका दिल दर्द से फटने लगता। बाई निंगबिंग बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ मेरे स्टूडियो से बाहर आई। जब वो घर पहुंची तो बाईयुन, उसका भाई, स्टडी रूम से कुछ फाइल्स लेकर बाहर आ रहा था। बाईयुन ने बाई निंगबिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गई तुम, अच्छा हुआ, बस खाना लगने ही वाला है, हाथ मुंह धो लो। बाई निंगबिंग अपने भाई को देखती रही। वो बहुत देर तक कुछ सोचती रही। आखिर में उसने पूछ ही लिया, ब्रदर, क्या आपने कभी प्यार किया है? बाईयुन एक पल के लिए चौंका, फिर वो हंसा। तुम्हारा भाई 30 साल का होने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने कभी प्यार न किया हो? बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन बाईयुन उसे बहुत ही मजाक वाली नजरों से देखने लगा। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या बात है? किसी को डेट इंप्रेस करने का मन है, समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करें। बाई निंगबिंग ने टेबल से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और चुप रही। बाईयुन ने फाइल्स टेबल पर रखी और अपनी बहन को देखते हुए बहुत ही डीप गहरी बात कही। इंसान जब भी उन चीज़ों या लोगों के सामने होता है जिनकी वो सबसे ज्यादा परवाह करता है तो वो अक्सर गलतियां कर बैठता है और घबरा जाता है। तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से तुम्हारे लिए एक ही एडवाइस सलाह है कि खुद पर भरोसा रखो, बी योरसेल्फ, अपने इमोशंस को खुद पे हावी मत होने दो। चलो अब खाना खाएं। रात के वक्त बाई निंगबिंग अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार बाईयुन की वही बात गूंज रही थी। बहुत देर बाद उसे अचानक मेरी वो बात याद आई जो मैंने उस दिन समंदर किनारे उसे कही थी। बाई निंगबिंग, क्या तुम्हें अपना वो पुराना सपना याद है, एक नई शुरुआत करो? बाई निंगबिंग खिड़की के बाहर देख रही थी। आसमान धीरे धीरे सफेद सुबह हो रहा था। वो बहुत देर तक उन ख्यालों में खोई रही। अगले दिन सुबह उसने एक ऐसा नंबर डायल किया जिस पर उसने बहुत लंबे समय से कॉल नहीं किया था। उस दिन मेरे स्टूडियो में मिलने के बाद बाई निंगबिंग काफी दिनों तक मेरे सामने आई। इतने दिनों तक नहीं आई कि कभी कभी मुझे लगने लगता था कि वो मुलाकात सिर्फ मेरा वहम, इल्यूजन था। लेकिन मुझे रोजाना बाई निंगबिंग की तरफ से भेजे गए गिफ्ट्स मिलते थे। कभी वो अलग अलग तरह के स्नैक्स खाने की चीजें होते थे, कभी दुनिया भर की खूबसूरत जगहों के सोवेनियर्स, तोहफे, और कभी कभी बाई निंगबिंग के हाथ से लिखे हुए लेटर्स, खत। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त सच में पीछे लौट गया हो। बस फर्क इतना था कि अब हम दोनों की रोल्स बदल चुके थे। अब वो मेरे पीछे भाग रही थी। मेरे पास इतना फालतू टाइम और एनर्जी नहीं थी कि मैं उसके साथ ये कैट एंड माउस का खेल खेलूं। बाय निंगबिंग चाहे कुछ भी भेजे मैं उसे इग्नोर कर देता था। वो जितने भी लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स भेजती थी मैं अपने असिस्टेंट से कहकर उन्हें एक छोटे से बॉक्स में बंद करवा देता था और उसे ड्रॉर के सबसे अंदर वाले हिस्से में छिपा देता था। जहां तक उन स्नैक्स की बात है, वो सब मेरी टीम के लड़कों के पेट में जाते थे। कभी कभी वो लड़के मेरे आसपास आकर मुझे चिढ़ाते थे, कोच, निंगबिंग सिस्टर कितनी अच्छी हैं यार, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं, अब तो हाँ कर दो ना, उन्हें डेट कर लो ना कोच। और जब भी वो ऐसा बोलते मुझे अचानक शन्यवा की याद आ जाती। वो शन्यवा जिसकी जुबान बहुत तेज थी लेकिन जिसका दिल बहुत नर्म था। शिनगेवे भी काफी दिनों से गायब थी, यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं 2 बार शिन फैमिली के पुराने मैंशन में गया था मास्टर शेन से मिलने, लेकिन मुझे दोनों बार शिनगेवे की कोई खबर नहीं मिली। मैं खिड़की के पास बैठा था। मैंने एक बार फिर शिनगेवे का नंबर डायल किया। फोन के दूसरी तरफ से वही ठंडी सिस्टम वॉइस आई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहा है। मुझे मजबूरन वॉइस मेल छोड़ना पड़ा। शनवीवा, तुम कहाँ हो? फोन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं। मेरे दिल का एक हिस्सा अचानक खाली सा महसूस होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इन 2 सालों में जब मैं विदेश में था शनगेवा हर हफ्ते फ्लाइट लेकर मुझसे मिलने आती थी। उसने एक भी हफ्ता मिस नहीं किया था। अचानक मेरे फोन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। मैं उठा और मैंने दरवाजे के बाहर देखा। मेरी टीम के सारे लड़के यूनिफॉर्म पहने पूरी तरह तैयार खड़े थे। लड़कों ने एक साथ आवाज लगाई, कोच क्या हम शुरू करें? मैंने अपना फोन नीचे रखा। मैंने गहरी सांस ली और बहुत ही तेज और पक्की आवाज में कहा, शुरू करो। ये नेशनल गेमिंग चैंपियनशिप के लिए हमारा पहला ट्रेनिंग कैंप था और यही तय करेगा कि ऑफिशियल मैचेस में हमारा पहला मुकाबला किस टीम से होगा। इसलिए हमें अपना 100% देना था, पूरी मेहनत करनी थी। 2 घंटे बाद ट्रेनिंग खत्म हुई। सबने एक बहुत लंबी राहत की सांस ली। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। मैं भी मुस्कुराया और मैंने उन्हें एनकरेज किया, तुम सबने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। शंगयू ऐसे गायब हो गई थी जैसे वो हवा में उड़ गई हो। उसकी कोई खबर नहीं थी। और दूसरी तरफ बाई निंगबिंग वापस पब्लिक की नजरों में आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक न्यू डायरेक्टर के तौर पर वापस आई थी। एक इंटरव्यू में बाई निंगबिंग ने कैमरे की तरफ देखते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, मैं पहले बहुत ही घमंडी एरोगेंट इंसान थी और इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान और पलों को खो दिया। अब मैं उन सबको वापस पाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टूर्नामेंट का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था मैं थोड़ा नर्वस और एंग्शियस, बेचैन होने लगा था। और दूसरी तरफ शन्या युए इतने दिनों से गायब थी। मैं अक्सर रात को डरावने सपने देखता था कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है और फिर मैं पसीने से भीगा हुआ झटके से उठ जाता था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि शन्या अब मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी थी। मेरे पास अब इतना टाइम और एनर्जी नहीं थी कि मैं बाहर की इन फालतू गॉसिप्स, एंटरटेनमेंट न्यूज़ पर ध्यान दूं। एक दिन
टीम की ट्रेनिंग खत्म करवाने के बाद मुझे एक अनोनिमस बिना नाम का पार्सल मिला। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक थिएटर प्ले नाटक की 2 टिकट्स थीं। नाटक का नाम था द इंजर्ड समर जख्मी गर्मिया बाय शाटियान। मैं उन टिकट्स को बहुत देर तक घूरता रहा। मैंने कंप्यूटर पर थोड़ा सर्च किया, तब जाकर मुझे पता चला कि ये नाटक बाय निंगबी ने डायरेक्ट किया था। तो इसका मतलब इन 2 सालों में जब वो गायब थी तो वो इसी नाटक थिएटर प्ले पर काम कर रही थी। इस नाटक की कहानी उसने खुद अपने हाथों से लिखी थी और ये कहानी मेरे और उसके बारे में थी। मैंने उन दोनों टिकट्स को अपने हाथों में बहुत देर तक पकड़े रखा और आखिर में मैंने उन्हें वापस ड्रॉर में रख दिया। बहुत देर बाद मैंने अपना फोन निकाला और एक बार फिर शनवायरा का नंबर डायल किया। इस बार फोन में रिंग जाने की आवाज मेरे ऑफिस के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। मैं हैरान रह गया। मैं अपनी जगह से उठा। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे पर शनिवार एक बहुत बड़ा सूटकेस सामान पकड़े हुए खड़ी थी। वो मुझे देखकर बहुत ही शरारती तरीके से मुस्कुरा रही थी। मैं बहुत देर तक सुन्न होकर उसे देखता रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लगातार बोलती जा रही थी। उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर वही पुरानी नखरेबाज और जिंदादिल फ्लैम्बॉयंट चमक थी। उस एक पल में मेरे दिमाग में शनिवा से जुड़ी अनगिनत यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। इन 3 महीनों में मेरे दिल में जो डर, जो घबराहट और जो बेचैनी दबी हुई थी, वो सब इस पल पूरी तरह से बाहर आ गई। मेरी आंखें अचानक लाल हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और शनिवा को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। किसी को नहीं पता था कि इन महीनों में मैं उसके लिए कितना डरा हुआ था। मुझे कितना खौफ था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। अचानक मैंने उसके कंधों को पकड़ा और उसे खुद से दूर धकेला। मेरी आंखें लाल थीं और मैं उस पर चीखा, शनवेव, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें पता भी है मैं पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था। जब से मैं शनिवेरे से मिला था मैं हमेशा बहुत शांत रहता था। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, चाहे शनिवेरे ने मुझे कितने भी ताने मारे हों, कितनी भी कड़वी बातें कही हों या मेरे साथ कितने भी बुरे मजाक किए हों। मैंने कभी उस पर इस तरह से गुस्सा नहीं किया था। मैं कभी उस पर नहीं चीखा था। शनिवेरे मेरे इस रिएक्शन से एकदम चौंक गई। वो कुछ सेकंड्स तक सुन रही, फिर उसे एहसास हुआ कि मैं सच में डर गया था। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझे शांत करने लगी। अच्छा बाबा, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मुझे इस तरह बिना बताए गायब नहीं होना चाहिए था। तुम्हें फिक्र हुई ना? बैंग। मैंने जोर से अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे अंदर जो भी गुबार था, जो भी इमोशंस थे, वो सब बाहर आ रहे थे। शनिवे मेरे सामने खड़े उस बंद दरवाजे को देखती रही और फिर वो हंसने लगी। उसने अपना सिर हिलाया। उस दिन जब वो मेरे मास्टर शन अपने पिता के घर से निकली थी तो उसके दिमाग में बहुत सी उलझनें थीं। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया था। उसे जिंदगी में जो चाहिए था वो उसे मिल जाता था। फिर इन 2 सालों में वो अपनी खुशी से मेरे साथ क्यों लगी रही? वो मेरे हर काम में मेरी मदद क्यों करती रही? अगर शुरुआत में उसने सिर्फ मेरे साथ मजाक करने या मेरा तमाशा देखने के लिए सब किया था, तो बाद में क्या हुआ? शनवियो को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे सच में मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन उस दिन सुबह जब वो मेरे स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ी थी और उसने शीशे के दरवाजे से देखा था कि बाय निंगबिंग मेरे बगल में बैठी है, तो उसने मेरी आंखों में एक बहुत ही हल्की सी चमक, इमोशन देखी थी। उस पल शन युयुए को लगा कि शायद मैं आज भी बाय निंगबिंग को नहीं भूल पाया हूँ, इसीलिए उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। वो मुझे थोड़ा वक्त देना चाहती थी और खुद को भी। हम दोनों को थोड़ा टाइम और स्पेस चाहिए था ताकि हम इस अनसुलझे अनरिजॉल्व रिश्ते का सच जान सके। शनीरवे ने अपना फोन बंद कर दिया था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ तिब्बत गई, रेगिस्तान डेजर्ट गई और उन सुनसान इलाकों में गई जहां कोई इंसान नहीं रहता। इन 3 महीनों में उसने बहुत लंबा सफर तय किया। उसने दुनिया के बहुत खूबसूरत नजारे देखे। उसका शरीर थक जाता था, लेकिन हर रात जब वो सोने के लिए लेटती थी तो उसे मेरी याद आती थी। उसे लगता था कि ये खूबसूरत नजारे मुझे उसके साथ देखने चाहिए थे। शनवेव नहाने के बाद अपने गीले बाल पहुंच रहे थे और साथ ही अपना फोन भी देख रही थी। स्क्रीन पर उसी नाटक का प्रोमो वीडियो चल रहा था, द इंजर्ड समर जख्मी गर्मियां बाय शात्यान। उसे याद आया 3 दिन पहले जब वो एक बहुत बड़े घास के मैदान ग्रासलैंड में बैठी थी और उसने बाय निंगडिंग का वो इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू को देखते ही उसका दिल घबराहट से सिकुड़ गया था। उसने उसी रात अपना सारा सामान पैक किया और वापस लौटने वाली ट्रेन पकड़ ली। उसने अपने हैरान दोस्तों की तरफ देखा और बहुत ही पक्के इरादे से कहा, मैं वापस जा रही हूँ, तुम लोग आराम से मजे करो। शनवेवे को समझ आ गया था कि उसे अपने दिल का जवाब मिल चुका है। अगले दिन सुबह मैंने जैसे अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, मैंने देखा कि शनिवार नाश्ता ब्रेकफास्ट लिए दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे पर वही पुरानी नखरेबाज स्माइल थी। तुम्हारी टीम के लड़कों ने बताया कि तुम आजकल यहीं ऑफिस में सो रहे हो और खाना भी ठीक से खा रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा एहसान कर दूं और तुम्हें नाश्ता दे आऊं। उसने मेरे ठंडे और रुखे चेहरे की कोई परवाह नहीं की। वो सीधा अंदर आई और उसने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। अगर ये पहले की बात होती तो शायद मैं उससे थोड़ी बहस बैंटर करता, लेकिन इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने चुपचाप वो पॉरेज खिचड़ी उठाई और पीने लगा। शिनवेवे मेरे सामने बैठी हुई थी। उसके होठों पर एक स्माइल थी और वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। क्या तुम बहुत नर्वस हो? ठीक से सोए नहीं ना? तुम्हारे डार्क सर्कल्स बहुत साफ दिख रहे हैं। मैंने अनजाने में अपनी आंखें मली। मुझे इस हालत में देखकर शिनवेवे ने मुझे दिलासा दिया, रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है, खुद पर भरोसा रखो। तुम विदेश के सबसे टॉप ट्रेनिंग कैंप से निकले हो। यहाँ चाइना में तुम्हारे लेवल का कोई कोच नहीं है। आज शाम को मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए बाहर ले जाऊंगी। शाम के वक्त मैं शेन्योई की स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। हम एक आर्ट गैलरी में थिएटर के सामने खड़े थे। मेरी आवाज़ एकदम सख्त हो गई, शेन्योई, तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? शेन्योई ने बहुत ही केयरलेस, बेपरवाह अंदाज में मुंह बनाया। जाहिर सी बात है, नाटक देखने थिएटर के अंदर। ऑडिटोरियम हॉल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। बाई निंगबिंग के वापसी कमबैक करने के बाद ये उसका पहला प्रोजेक्ट था। अगर पुरानी बातों को भूल भी जाए तो बाई निंगबिंग के एक्टिंग बाय डायरेक्टिंग स्किल्स पर कोई शक नहीं कर सकता था। और ये नाटक वो खुद लाइव परफॉर्म करने वाली थी, इसलिए लोग पागलों की तरह टिकट्स खरीद रहे थे। मैं शनियों के साथ दूसरी लाइन की बीच वाली सीट्स पर जाकर बैठ गया। नाटक अभी शुरू नहीं हुआ था। स्टेज का भारी पर्दा गिरा हुआ था। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद अनाउंसर की तेज आवाज आई,
और पर्दा धीरे धीरे खुलने लगा। स्टेज पर जो मेन एक्टर लड़का था वो शक्ल से मेरे जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके कपड़े, उसका स्टाइल बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं 7 साल पहले रहा करता था। यहाँ तक कि जो ईयरिंग कान की बाली मैं उस वक्त पहनता था, उस एक्टर ने बिल्कुल वैसी ही ईयरिंग पहनी हुई थी। ये देखकर मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए और मेरे कपड़े सिकुड़ गए। वो एक्टर मेरे पुराने रूप की एक्टिंग कर रहा था। बाय निंगबिंग ने कहानी में कुछ बदलाव किए थे ताकि वो एक स्टोरी जैसी लगे, लेकिन हॉल में बैठा हर एक इंसान समझ सकता था कि ये कहानी मेरे और बाय निंगबिंग के गुजरे हुए कल की कहानी है। नाटक के आखिर में बाई निंगबिंग स्टेज के एकदम बीच में खड़ी थी। वो अपने कैरेक्टर रोल में पूरी तरह डूबी हुई लग रही थी, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे वो उस कहानी से बाहर आ चुकी हो। उसकी नजरें उस पूरी भीड़ को पार करती हुई सीधा मुझ पर आकर टिक गईं। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, उसमें रोने जैसी एक घुटन थी। मुझे पता है कि तुम जाने वाले हो, मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात थी। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगा। पूरा हॉल कुछ सेकंड्स के लिए एकदम घने अंधेरे में डूब गया। उन कुछ पलों में किसी के भी बोलने की आवाज़ नहीं आई। पूरा हॉल शमशान की तरह शांत था। और फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कितनी बेहतरीन एक्टिंग थी। आज तो मैंने फांग युआन और बाई निंगनिंग की कहानी के लिए बहुत आंसू बहाए हैं। मेरे पीछे बैठे लोग धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगे, लेकिन मैं अपनी कुर्सी पर बुत बनकर बैठा रहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। बहुत देर बाद पूरा हॉल खाली हो गया। अब वहां सिर्फ मैं और शन्या बचे थे। बाई निंगनिंग बहुत धीरे धीरे बैक स्टेज पीछे से बाहर आई। वो स्टेज के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ी हो गई। हमारे बीच सिर्फ एक लाइन कुर्सियों की दूरी थी। वो बहुत ही गहरे और प्यार भरे अफेक्शनेट अंदाज में मुझे देख रही थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मुझे पुकारा, युआन। इस बार शनिदेव ने बीच में आकर कोई रुकावट इंटरफेयर नहीं डाली। उसे पता था कि कुछ चीजें मुझे खुद फेस करनी होंगी। मुझे अपने गुजरे हुए कल का सामना करना होगा, और जो भी हुआ उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा। मैं बहुत धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। मैंने अपने हाथों को जोर से भींचा और फिर मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही शांत स्माइल थी। मैंने बहुत ही सच्चे दिल से उसकी तारीफ की। बाई निंगबिंग, तुम्हारी एक्टिंग आज भी वैसी ही कमाल की है। मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में और भी बेहतर करोगी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम खुश रहो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया, नॉट किया, मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। शनियोए तुरंत अपनी सीट से उठी और मेरे पीछे पीछे आई, लेकिन मैं उसकी कार में नहीं बैठा। मैं कार को साइड से क्रॉस करके पैदल ही आगे चलने लगा। शनियोए मेरी पीठ को देखती रही और उसने मुझे पुकारा, फांग युआन। मेरे कदम अचानक रुक गए। मुझे खुद नहीं पता था कि कब। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं और आंसू आ गए थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। मैं पीछे मुड़ा और मैंने शनियोए देखा। मेरी आवाज बहुत हल्की सी कांप रही थी। शनियोए, तुम मुझे क्या समझती हो? कोई खिलौना जिसे तुम जब चाहो किसी और को दे सकते हो? मैंने खुद पे हंसते हुए एक कड़वी स्माइल दी। खैर, तुम तो पहले से ऐसा सोचती हो ना कि मेरे साथ खेलना और मेरा मजाक उड़ाना बहुत मजेदार है। मेरी ये बात सुनकर शनिदेवी को समझ आ गया कि मैंने उसे गलत समझ लिया है। वो तेज कदमों से मेरे पास आई। उसने मेरे हाथों को बहुत कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कोई मजाक या ताना नहीं था। उसकी आंखें बहुत ही सीरियस और सच्ची थीं। फांग युआन, हम इतने टाइम से साथ हैं। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन क्या तुम खुद को जानते हो? तुम हमेशा कहते हो कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन जब भी वो बाय निंगबिंग तुम्हें कोई गिफ्ट भेजती थी तुम उसे देखकर ख्यालों में खो जाते थे। तुम झिझकते थे। तुमने आज तक उस गुजरे हुए कल का पूरी ईमानदारी से सामना नहीं किया है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? बीजिंग पेचिंग जाने वाली फ्लाइट में बैठने के बाद मैं बहुत जल्दी सो गया। मुझे सपने में फिर से शनियोए दिखाई दी। वो सपने में भी मुझे उसी टोन टोन में वही बातें कह रही थी, लेकिन शनियोए को ये नहीं पता था कि जितने दिन वो गायब रही थी मैं अपने दिल की बात बहुत पहले ही समझ चुका था। ये सच है कि उस गुजरे हुए कल ने मेरे दिल पर एक ऐसा निशान स्कार छोड़ा था जो कभी नहीं मिट सकता, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उस पास्ट को फेस नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ गलत लोगों से प्यार ना किया हो? फ्लाइट धीरे धीरे लैंड हुई। मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने पहले अपने बगल वाली खाली सीट को देखा, फिर मैंने अपना सिर घुमाकर प्लेन के उस कोने में देखा। शनवेयुए इकोनॉमी क्लास की एक छोटी सी सीट पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसने मास्क और कैप पहनी हुई थी और वो टकटकी लगाए मेरी तरफ ही देख रही थी। वो मुझे इतने गुस्से में बोलकर गई थी कि वो मेरे साथ नहीं आएगी, लेकिन आखिर में वो छुपकर मेरे पीछे पीछे आ ही गई। मैं अपनी सीट से उठा और मैंने अपनी टीम को बाहर चलने का इशारा किया। शनवेयुए भी चुपचाप अपनी सीट से उठी और हमारे पीछे पीछे चलने लगी। बीजिंग पहुंचने के दूसरे दिन मेरी टीम का क्लोज डोर ट्रेनिंग गप ट्रेनिंग शुरू हो गया। हमने बाहर की दुनिया से सारे कॉन्टैक्ट काट दिए। अपना फोन स्विच ऑफ करने से पहले मैंने शनिवार को एक मैसेज भेजा, शनिवार जैसे ही ये टूर्नामेंट खत्म होगा मैं तुम्हें अपने दिल का जवाब दूंगा। जब शनिवार को ये मैसेज मिला वो कार में बैठी कुछ सोच रही थी। स्क्रीन पर मेरा मैसेज देखकर वो अचानक जोर से हंस पड़ी। उसके दिल पर जो भी बोझ था वो सब एक झटके में गायब हो गया। ठीक उसी वक्त सड़क किनारे लगे एक बहुत बड़े डिजिटल बोर्ड पर बाई निंगबिंग का इंटरव्यू चलने लगा। वो बाई निंगबिंग जो पहले इतनी घमंडी एरोगेंट हुआ करती थी अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले बाई निंगबिंग की आंखों में सिर्फ उसका एक्टिंग करियर और सपना होता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। मेरे लिए वो अब वो सारे काम करने को तैयार थी जो उसने पहले कभी नहीं किए होते, जैसे कि खुद एक गेम डेवलपमेंट कंपनी बनाना या फिर मुझसे मिलने के लिए इस नेशनल गेमिंग टूर्नामेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनना। सच कहूं तो जब मुझे पता चला था कि मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी गेम बाय निंगबिंग ने बनाया है तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस टूर्नामेंट में जरूर आएगी। बस मुझे ये नहीं पता था कि वो कंपनी बॉस की तरह नहीं बल्कि एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह आएगी। डिनर पार्टी में बाय निंगबिंग के हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई। उसकी आंखों में बहुत प्यार था। युआन, ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट। मैंने भी टेबल से अपना पानी का ग्लास उठाया और उसके ग्लास से बहुत ही हल्के से टच किया। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, थैंक यू। मैंने एक घूंट पानी पिया और फिर अपनी टीम के लड़कों को कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। मेरी टीम के लड़के एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर वो बाय निंगबिंग को घूर रहे थे।
उनकी आंखों में बहुत वार्निंग चेतावनी थी। बाई निंगबिंग मेरे ठीक सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने कई बार कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन हर बार मेरे बगल में बैठे लड़कियों से टोक देते थे। कोच, ये ग्रिल्ड चिकन विंग्स बहुत टेस्टी है, आप खाकर देखिए ना। कोच, ये ब्रेड बहुत सॉफ्ट है, आप ये लीजिए। कोच, मेरी फ्राइड नूडल्स तो एकदम जहर बवाल बनी है, मैं आपको थोड़ी सी दूं? मैंने उन लड़कों को एक वार्निंग वाली नजर से देखा और वो सब तुरंत चुप हो गए और शांति से अपना खाना खाने लगे। मुझे पता था कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मुझे बाय निंगबिंग से बात ना करनी पड़े। मैंने बाय निंगबिंग की तरफ देखा और एक सॉरी वाली स्माइल दी। आई एम सॉरी, ये सभी बहुत बच्चे हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। बाय निंगबिंग एक पल के लिए रुकी, फिर उसने बहुत धीरे से अपना सिर न हिलाया। कोई बात नहीं। मैंने इसके बाद कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं रिजॉर्ट होटल के गार्डन में टहलने के लिए निकल गया। मैं बस वापस मुड़ने ही वाला था कि मुझे फिर से बाय निंगबिंग मिल गई। उसके हाथों में येलो रोजेस, पीले गुलाब का एक बोके गुलदस्ता था। उसने दूर से ही मुझे आवाज लगाई, युआन। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। बाय निंगबिंग धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आवाज बहुत भारी थी, मुझे लगता है मैंने आज तक तुमसे ठीक से माफी नहीं मांगी। मैं आज पूरे दिल से तुमसे कहना चाहती हूँ, आई एम सॉरी। मेरी नजरें उसके चेहरे पर थीं। मैं उसकी उन खूबसूरत आंखों, पीच ब्लॉसम आइज में देख सकता था कि वो सच में बहुत गिल्ट, पछतावा और दर्द में थी। मुझे समझ आ रहा था कि वो ये माफी बहुत ही सच्चे दिल से मांग रही है। मुझे नहीं पता था कि तुमने उस वक्त इतना कुछ झेला था। मैंने बहुत ही हल्की सी स्माइल दी और उसकी बात काट दी। बाय निंगबिंग, मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो तुमने मुझसे जबरदस्ती नहीं करवाया था, वो सब मेरी अपनी चॉइसेस थी, है ना? बाय निंगबिंग का पूरा शरीर झटके से कांप गया। वो मेरे चेहरे को देख रही थी और उसका दिल बहुत बुरी तरह दर्द करने लगा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा कांप रही थी। क्या क्या सच में हमारे बीच अब कोई पॉसिबिलिटी, उम्मीद नहीं बची? मैंने अपनी नजरें उसके हाथों में पकड़े उन पीले गुलाबों पर डाली। अगर मुझे सही से याद है तो येलो रोजेस का मतलब अपॉलॉजी, माफी मांगना होता है, लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है, लाइफ टाइम लव, जिंदगी भर का प्यार। मैंने एक बार फिर मुंह खोला। मेरी आवाज बहुत शांत लेकिन बहुत फर्म पक्की थी। बाय निंगबिंग, अब आगे बढ़ो, मूव ऑन। इतना कहकर मैं पलटा और आगे चलने लगा। मैं उसे साइड से क्रॉस करके जा रहा था, लेकिन मैं अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि मेरे पीछे से एक बहुत ही भारी धड़ाम की आवाज आई। मैं झटके से पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि बाय निंगबिंग जमीन पर गिर पड़ी है। वो बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ में अपने पेट को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसमें रत्ती भर भी खून नहीं लग रहा था। कोच, मेरे पीछे आ रहे मेरी टीम के लड़के घबरा कर भागते हुए आए। वो सब बहुत छोटे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जमीन पर गिरी इस औरत के साथ क्या करें। उनकी आंखों में बहुत डर था। मैं भागकर उसके पास गया। मैं घुटनों के बल बैठा और मैंने उसके माथे से चिपके हुए पसीने से भीगे बाल हटाए। उसकी स्किन बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। घबराओ मत, मैंने बहुत कड़क आवाज में कहा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और इमरजेंसी नंबर एम्बुलेंस डायल किया। मैंने अपने टीम कैप्टन को ऑर्डर दिया, शोयू तुम 2 लड़कों को लेकर यहाँ रुको, मैं एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बाकी सब लोग ट्रेनिंग बेस पर वापस जाओ और प्लान के हिसाब से ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। शोयू ने जोर से सिर हिलाया। लड़कों के चेहरों पर फिक्र थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। वो 2 ग्रुप्स में बढ़ गए। एक ग्रुप वहीं रुक गया और दूसरा ग्रुप असिस्टेंट कोच के साथ वापस बेस की तरफ चला गया। शन यूए भी ना जाने कहां से भागती हुई आ गई। उसने अभी अपनी कार पार्क की थी और ये सब देखकर वो सीधे मेरे पास आई। उसकी भौहें तनी हुई थीं। ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये अचानक बेहोश हो गई। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एम्बुलेंस के सायरन्स की तेज आवाज आने लगी। एम्बुलेंस के आते ही मेडिकल स्टाफ ने तुरंत बाय निंगबिंग को स्ट्रेचर पर लिटाया। मैं एम्बुलेंस में बैठने ही वाला था कि शिन यूए ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैंने अपने असिस्टेंट को ट्रेनिंग बेस पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। तुम फिक्र मत करो। उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी जिसे मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस के अंदर हार्ट मॉनिटर की बीप बीप आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। बाय निंगबिंग स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसकी भौहें अभी भी दर्द से सिकुड़ी हुई थीं। उसका चेहरा अभी भी भयानक रूप से सफेद था। मैं उसके उन सफेद पड़े होठों को देख रहा था और मेरे दिमाग में अपने आप पुरानी यादें घूमने लगीं। वो छोटी सी लड़की जो गेम में इतने नखरे दिखाती थी, वो स्ट्रगलिंग एक्टर जो पूरी रात शूटिंग करने के बाद भी मुझसे बातें शेयर करती थी, वो सुपरस्टार जिसने वैरायटी शो में मुझे इतने गंदे ताने मारे थे, और आज वो इतनी कमजोर और लाचार होकर यहाँ लेटी है। शन यूया मेरे चेहरे के भाव समझ गई। उसने बहुत ही प्यार से मेरे हाथ को थपथपाया। ज्यादा मत सोचो, पहले डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आने दो। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने उसकी शांत आंखों में देखा और मेरे दिल की जो घबराहट थी वो थोड़ी कम हो गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही बाय निंगबिंग को सीधा इमरजेंसी रूम ईआर में ले जाया गया। मैं और शनिवार बाहर कॉरिडोर में इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में मयून, उसका भाई, भी भागता हुआ आ गया। हमें देखते ही उसने बहुत ही घबराहट में पूछा, निंगबिंग कैसी है? वो अभी भी अंदर है, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता, मैंने जवाब दिया। बायून का चेहरा बहुत टेंशन में था। वो कॉरिडोर में पागलों की तरह इधर उधर चक्कर काटने लगा। साफ दिख रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। लगभग 1 घंटे बाद ईआर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। पेशेंट की फैमिली कौन है? मैं उसका भाई हूँ। बायून तुरंत आगे गया। डॉक्टर ने गहरी आह भरी। अक्यूट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का फटना, अपेंडिक्स फट चुका है, हमें तुरंत सर्जरी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। पेशेंट का रूटीन बहुत खराब रहा है, वो बहुत स्ट्रेस में रही है, उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है। ये सर्जरी इसी कमजोरी और थाकन की वजह से इमरजेंसी बन गई है। क्या सर्जरी में कोई रिस्क है? बाय युन ने घबराकर पूछा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सर्जरी के बाद की रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें पूरा आराम करना होगा, कोई स्ट्रेस या थाकन नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर नर्सेज ने बाय निंगबिंग को ऑपरेशन थिएटर ओटी में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। ओटी के बाहर रेड लाइट जल गई। हम तीनों ओटी के बाहर रखी कुर्सियों पर बैठ गए। हम सब चुप थे। इन 2 सालों में उसने सच में बहुत कुछ झेला है। शिन्युए ने अचानक चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी हमदर्दी थी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान गेम डेवलपमेंट पर लगा दिया था।
मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी को बनाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। कभी कभी तो वो दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही सोती थी। मैं सुन रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी के लिए बाई निंगबिंग ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो सारी चीजें जिन्हें मैं कोइंसिडेंस इत्तेफाक समझ रहा था, वो गेम के डिजाइन फ्लॉज जो ठीक किए गए थे, मेरी पसंद की गेम प्ले सेटिंग्स, ये सब उसकी मेहनत का रिजल्ट था। सर्जरी 3 घंटे चली। रेड लाइट आखिरकार बुझ गई। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। बाई लिंगबिंग को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। हमने रिलीफ की सांस ली। बाई यून आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करने चला गया। शनियायो ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहते हो? मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर से हिला दिया। रहने दो, उसे आराम करने दो, जब वो होश में आएगी तब देखेंगे। शनियायो ने सिर हिलाया। मैं असिस्टेंट से कुछ खाने के लिए मंगवा लेती हूँ। तुम भी यहाँ खुद को एग्जॉस्ट मत करो। कल तुम्हें टीम की ट्रेनिंग लीड करनी है, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसकी इस केयर ने मेरे दिल को छू लिया। इस मुश्किल वक्त में उसके सपोर्ट और प्रेजेंस का बड़ा सहारा था। अगली सुबह टीम की ट्रेनिंग अरेंज करके मैं वापस हॉस्पिटल आ गया। बाई लिंगबिंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो अभी भी सो रही थी। बाई यून बेड के पास बैठी थी। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई। तुम आ गए। डॉक्टर ने कहा। वो सुबह एक बार जागी थी, फिर सो गई। मैं बेड के पास गया और सोती हुई बाई लिंगबिंग को देखा। उसका चेहरा कल से बेहतर था, पर थकावट अभी भी झलक रही थी। दरअसल बायून अचानक बोली, लिंगबिंग को बहुत रिग्रेट है जब से उसे सच्चाई पता चली है। वो गिल्ट में जी रही है। पिछले 2 साल उसने गेम्स बनाए, ड्रामास डायरेक्ट किए। ये सब तुम्हें कॉम्पेंसेट करने और खुद को एक आंसर देने के लिए था। वो हमेशा कहती है, अगर उस वक्त वो थोड़ी ज्यादा लकी होती और थोड़ी कम प्राउड होती तो शायद इतना कुछ मिस नहीं करती। मैं चुप रहा। दिल में इमोशंस का तूफान था। वो पुराने जख्म असली थे, लेकिन बाई लिंगबिंग का गिल्ट और उसके एफर्ट्स भी फेक नहीं थे। बस कुछ चीजें जब छूट जाती हैं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। फान युआन, मैं जानती हूँ पास्ट रिपीट नहीं हो सकता। बाइयोन ने मेरी तरफ सिंसियर नजरों से देखा। और मैं फिर भी होप करती हूँ कि तुम दोनों अपने दिल के डाउट्स क्लियर कर लो और अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। मैंने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। दोपहर को जब बाई लिंगबिंग होश में आई, उसने अपनी आंखें खोली। मुझे देखकर उसकी आंखों में सरप्राइज था जो तुरंत काम हो गया। तुम आ गए। उसकी आवाज बहुत हैवी और ड्राई थी। कैसा फील कर रही हो? मैंने पूछा। ठीक हूँ। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजरें मुझ पर थीं, जिनमें एक कॉम्प्लेक्स इमोशन था। तभी शनयुए बाहर से कॉन्जी लेकर आई और रूम का साइलेंस टूट गया। डॉक्टर ने कहा है सर्जरी के बाद सिर्फ लाइट फूड अलाउड है। मैं थोड़ी कॉन्जी लाई हूँ। उसने बोल बेड के पास रखा। आवाज एकदम नॉर्मल थी, बिना किसी एक्स्ट्रा इमोशन के। बाई लिंगबिंग ने शनयुए को देखा और धीरे से कहा, थैंक यू। बाई यून सिचुएशन समझकर उठ खड़ी हुई। तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। रूम में अब सिर्फ हम 3 थे। वाइब थोड़ी ऑकवर्ड थी। टूर्नामेंट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बाई लिंगबिंग ने साइलेंस ब्रेक करते हुए पूछा। सब स्मूथ है। हम फाइनल्स में एंटर कर चुके हैं, मैंने जवाब दिया। गुड। वो थोड़ा मुस्कुराई, आंखों में रिलीफ था। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस का वेट करूंगी। शनयुए चुपचाप साइड में खड़ी थी, बिना कुछ बोले, बस शांति से मुझे देख रही थी। शनयुए बस क्वाइटली हमें देख रही थी। मुझे रियलाइज हुआ अब वक्त आ गया है सब क्लियर करने का। बाय लिंगबिंग, मैंने उसे देखते हुए शांति से कहा, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें उसे दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे कोई गिल्ट फील करने की जरूरत है। वो चॉइस मेरी थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे ही बियर करने थे। बाय लिंगबिंग फ्रीज हो गई। उसकी आंखें लाल होने लगी। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वैसा बिहेव किया। उस वक्त तुम्हें रियलिटी नहीं पता थी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, मैंने उसकी बात काट दी। हम सब यंग थे, सब में ईगो और जिद थी। ये सब लाइफ और ग्रोथ का हिस्सा है। अब तुम्हारा अपना करियर है और मुझे भी मेरी डायरेक्शन मिल गई है। यही सबसे बेस्ट है। शिन्या ने साइड से हल्के से नॉट किया। उसकी आंखों में एक अप्रूवल था। बाई लिंगबिंग मुझे देखती रही और आखिरकार उसके आंसू बह निकले। फांग युआन, आई एम सॉरी। सच में आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन हमारी जर्नी यहीं तक थी। उसने रोते हुए सिर हिलाया। मैं समझती हूँ। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम मेरे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो। थैंक यू मेरी लाइफ में लाइट लाने के लिए। तुम भी। मैंने धीरे से कहा। वो गेम्स खेलते हुए बिताए गए दिन और रातें, एक दूसरे को मोटिवेट करने का वो वक्त, मेरी लाइफ की सबसे प्रेशियस मेमोरीज हैं। हॉस्पिटल से बाहर आकर शिनयुए ने मुझे देखा। क्या आप बेटर फील कर रहे हो? मैंने सिर हिलाया। पुरानी कॉम्प्लिकेशन सुलझ गई हैं। बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। गुड। वो मुस्कुराई। फाइनल शुरू होने वाले हैं, अच्छे से प्रेप करो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले कुछ दिन मैंने टीम की ट्रेनिंग में अपना 100% दिया। प्लेयर्स फॉर्म में थे और मोरल हाई था। बाई लिंगबिंग की रिकवरी भी अच्छी चल रही थी। बाईयून ने बताया कि वो बेड से उठ सकती है, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं हॉस्पिटल वापस नहीं गया, बस बाईयून के थ्रू अपनी विशेष भेज दी। नेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की फाइनल्स का दिन आखिरकार आ गया। स्टेडियम कंप्लीटली पैक था। लाइट्स फ्लैश कर रही थीं और फैंस का शोर गूंज रहा था। मेरी टीम अपनी यूनिफॉर्म में फुल एनर्जी के साथ ग्राउंड पर खड़ी थी। उनकी आंखों में फोकस था। ओपोनेंट्स पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस थे। बहुत स्ट्रांग और उनका प्ले स्टाइल काफी एग्रेसिव था। मैच स्टार्ट होते ही उन्होंने हेवी अटैक लॉन्च कर दिया। हम डिफेंस में फंस गए और पहला राउंड हार गए। टीम का मूड थोड़ा डाउन था। मैंने उनके शोल्डर्स पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड सिर्फ एक टेस्ट था। हमें उनकी स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। अब हम अपना प्लान चेंज करेंगे और खुलकर खेलेंगे। सेकेंड राउंड में हमने अपनी स्ट्रैटेजी स्विच की। हमारा जंगलर पीछे से स्नीक अटैक करने गया और शूटर ने परफेक्ट डैमेज डील किया, जबकि सपोर्ट ने बैकलाइन को शील्ड किया। हमने जल्दी ही एक राउंड जीत लिया। पूरे स्टेडियम में जोरदार क्लैप्स गूंज उठी। शनवे फ्रंट रो में बैठी थी और उसने हमें थम्स अप दिया। थर्ड राउंड में दोनों टीम्स ने फुल पावर लगा दी। स्कोर्स ऊपर नीचे हो रहे थे। मैच काफी इंटेंस हो गया था। आखिरी 5 मिनट्स में हमारा बेस क्रिस्टल सिर्फ एक हिट दूर था डिस्ट्रॉय होने से। अपोनेंट ने अपना फाइनल अटैक लॉन्च किया। इस एक्सट्रीम क्राइसिस में हमारे जंगलर ने उनकी एक छोटी सी मिस्टेक को कैच किया और तुरंत टीम फाइट स्टार्ट कर दी। शूटर ने इनसेन डैमेज दिया और सपोर्ट ने अपनी बॉडी से फेटल ब्लोज ब्लॉक किए। किल देम। मैं माइक पर जोर से चिल्लाया। आवाज में वाइल्ड एक्साइटमेंट थी। और जैसे आखिरी स्किल हिट हुआ, एनिमी बेस ब्लास्ट हो गया। स्क्रीन पर विक्ट्री फ्लैश हुआ।
पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। टीम मेंबर्स रो पड़े, एक दूसरे को हग करने लगे। मेरी आंखें भी नम हो गई थीं। हम जीत गए। हम नेशनल चैंपियंस बन गए थे। स्टेज पर मैंने वो हैवी ट्रॉफी अपने हाथों में ली। सारी लाइट्स मुझ पर फोकस थीं और चीयर्स का शोर कानों को डेफ कर रहा था। अचानक मेरी नजर क्राउड पर गई। बाई लिंगबिंग एक कॉर्नर में बैठी थी, एक सिंपल ड्रेस पहने। उसने मेरी तरफ देखकर सॉफ्टली नॉड किया। उसके चेहरे पर एक पीस वाली स्माइल थी। फिर वो आराम से उठी और बिना आवाज किए वहां से चली गई। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे बीच के सारे इश्यूज, सारे रिग्रेट्स और ऑब्सेशंस इस मैच के एंड होने के साथ ही कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। सक्सेस पार्टी में टीम मेंबर्स एक दूसरे को टोस्ट कर रहे थे, उन मुश्किल दिनों की मेहनत को याद कर रहे थे। शनियर ग्लास लेकर मेरे पास आई। उसने आईब्रोज रेज की और मुस्कुराई। कंग्रेचुलेशंस कोच फांग, नेशनल चैंपियनशिप मिल ही गई। तुम्हारा भी थैंक यू। मैंने उसे देखा, आंखों में डीप ग्रेटिट्यूड था। अगर तुम ना होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। मेरा थैंक यू किस बात का? वो हंसी। तुम्हारी अपनी स्किल्स थी और टीम का हार्ड वर्क था। फिर उसकी टोन अचानक सीरियस हो गई। उसकी आंखों में एक सवाल था, अब टूर्नामेंट खत्म हो गया है तो क्या तुम्हें मुझे एक आंसर नहीं देना चाहिए? मैं उसकी आंखों में वो क्लियर एक्सपेक्टेशन देख रहा था। मेरे दिल में एक वार्मथ फैल गई। इन दिनों वो चुपचाप मेरे साथ खड़ी रही थी, मेरे करियर को सपोर्ट करती रही, मेरा ख्याल रखती रही। मेरे दिल की फीलिंग्स तो बिना बताए ही सेट हो चुकी थी। शिनवीर, मैंने अपना ग्लास उठाया और उसके ग्लास से हल्के से क्लिंक किया। मेरी आवाज़ बिल्कुल फर्म और सिंसियर थी। आने वाली पूरी जिंदगी प्लीज मेरा ख्याल रखना। वो फ्रीज हो गई और फिर उसकी बड़ी सी स्माइल निकल आई। उसकी आंखों में सितारे चमक उठे। डन फांग्युआन, बाकी की जिंदगी में तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। मैं और शनिवे साथ में घर वापस लौट रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स हमारी शैडोज को लंबा कर रही थी। अब आगे का क्या प्लान है? उसने पूछा। मैं अपना खुद का ई स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट करना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। ज्यादा पोटेंशियल वाले यंग प्लेयर्स को ट्रेन करूंगा ताकि वो भी अपने ई स्पोर्ट्स के ड्रीम को रियलिटी बना सकें। ब्रिलियंट। उसने मुझे फुल सपोर्ट दिया। मैं क्लब की ऑपरेशंस और मैनेजमेंट देखूंगी। हम मिलकर इसे टॉप टियर बनाएंगे। मैंने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। दिल एनर्जी से भर गया था। उसके पास होने से मुझे ट्रस्ट था कि हम किसी भी प्रॉब्लम को बीट कर सकते हैं। अगले कुछ महीने हमने ई स्पोर्ट्स क्लब का सेटअप स्टार्ट कर दिया। नया वेन्यू ढूंढना, स्टाफ हायर करना, नए टैलेंट सेलेक्ट करना, सब कुछ एक परफेक्ट सिस्टम में चल रहा था। शेन यूए ने अपने ब्रिलियंट बिजनेस माइंड और नेटवर्क का यूज करके क्लब के लिए मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स क्रैक की, जिससे फंड्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी तरफ बाय लिंगबिंग डिस्चार्ज होने के बाद फिल्म मेकिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई। डायरेक्टर बनने के बाद उसकी फर्स्ट फिल्म टाइम विद अस काफी अटेंशन ग्रैब कर चुकी थी। ये स्टोरी थी दो यंगस्टर्स की जो अपने सपने चेस करते हुए मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, दूर हो जाते हैं और फिर रीयूनाइट होते हैं। स्टोरी लाइन डीपली इमोशनल थी और विजुअल स्टनिंग थे। रिलीज के बाद मूवी की काफी तारीफ हुई। मैं और शनियायो भी ये फिल्म देखने थिएटर गए। थिएटर से निकलते हुए उसने पूछा, तुम्हें कैसी लगी? बहुत टचिंग थी। मैंने कहा, वो वाकई में काफी टैलेंटेड है। इस फिल्म की स्टोरी ने मुझे मेरे और बाय लिंगडिंग के पास्ट की याद दिला दी थी। फर्क बस इतना था कि हमारी स्टोरी में कोई रियूनियन वाला एंड नहीं था, पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि मुझे मेरी असली खुशी मिल चुकी थी। हाफ ईयर लेटर मेरा ई स्पोर्ट्स क्लब फाइनली ऑफिशियली लॉन्च हो गया। उसका नाम रखा हमने ज़ूमैंग ड्रीम चेसर। ओपनिंग डे पर गेमिंग कम्युनिटी के कई वेटरन्स और मीडिया वाले आए। बाय लिंगडिंग ने भी अपनी असिस्टेंट के हाथ एक फ्लावर बास्केट और एक कार्ड भेजा। कार्ड पर लिखा था, ज़ूमैंग क्लब के ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस, फॉन्ग युआन विश यू ग्रेट सक्सेस। मैंने कार्ड देखा और मुस्कुराया। असिस्टेंट से बोलकर फूलों को सही जगह रखवा दिया। पास्ट अब पीछे छूट गया था। अब हम दोनों अपनी अपनी लाइफ और अपने अपने फील्ड में मेहनत कर रहे थे और यही काफी था। क्लब स्मूथ चल रहा था। नए प्लेयर्स में सॉलिड पोटेंशियल था। शनियों की टॉप क्लास मैनेजमेंट स्किल्स से हर टास्क सॉर्टेड था। मैं प्लेयर्स की ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था। मेरे एक्सपीरियंस और प्रो गाइडेंस की वजह से टीम का लेवल रैपिडली अपग्रेड हो गया। हमने कई स्मॉल टूर्नामेंट्स में काफी बढ़िया स्कोर्स बनाए। कभी कभी न्यूज पर मुझे बाय लिंगडिंग के अपडेट्स मिल जाते थे। उसकी लाइफ में एक नया पार्टनर आ चुका था। वो एक फेमस कॉलर थे, वेल एजुकेटेड और जेंटल। दोनों एक चैरिटी इवेंट में मिले थे। उनके इंटरेस्ट मैच करते थे और दोनों की केमिस्ट्री ब्रिलियंट थी। न्यूज फोटोज में बाय लिंगडिंग बहुत सॉफ्ट और हैप्पी स्माइल कर रही थी। ऐसी केयर फ्री स्माइल मैंने पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। जब शनियो इन खबरों को देखती तो वो भी मुस्कुरा कर कहती, देखो उसे भी अपनी हैप्पीनेस मिली गई। मैं सिर हिलाता, दिल से उसके लिए खुश था। एक साल बाद एक चैरिटी गाला इवेंट में मैं और शनियो ज़ूमिंग क्लब को रिप्रेजेंट करने गए थे। वहां मेरी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात बाय लिंगबिंग और उसके पार्टनर से हुई। उसने एक बहुत ही एलिगेंट ड्रेस पहनी थी। उसकी वाइब काफी काम और वार्म थी। हमें देखते ही वो स्माइल करके आगे आई और बोली, फैंग युआन मिस शेन, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी डायरेक्टर बाय, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शेन युए ने भी खुले दिल से विश किया, डायरेक्टर बाय लेटेस्ट अवार्ड जीतने पर कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाय लिंगबिंग मुस्कुराई, फिर अपने पास खड़े आदमी की तरफ पॉइंट किया, आप सबको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड है लिंजा। लिंजा ने पोलाइट स्माइल देकर हमें ग्रीट किया, हेलो, मैंने लिंगबिंग से आप दोनों के बारे में बहुत सुना है। हेलो मिस्टर लिन। हमने भी उन्हें ग्रीट किया। अब वहाँ कोई बिटरनेस या शिकायत नहीं थी, बस एक लंबे अरसे के बाद मिलने की शांति थी। हमने अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात की, उन दिनों के बारे में जब हम साथ गेम्स खेलते थे और हमारे सफर में आए चेंजेस पर। बाय लिंगबिंग ने कहा कि वो पास्ट की नेगेटिव बातों को अब कम याद करती है और करंट हैप्पीनेस को वैल्यू करती है। लिन जे पास खड़ा उसे प्यार से देख रहा था। उसकी आंखों में एडोरेशन थी। टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है, बाय लिंगबिंग ने साय किया। मुझे अभी भी याद है जब गेम में हम ब्रॉन्ज से चैलेंजर रैंक तक पुश कर रहे थे। वो दिन वाकई बहुत याद आते हैं। हाँ, मैंने स्माइल किया, वो सच में बहुत प्रेशियस मेमोरीज हैं। इवेंट आधा खत्म हो चुका था जब बाय लिंगबिंग लिंजे का हाथ पकड़े हुए मेरे और शेन्युए के पास आई और स्माइल करते हुए बोली, फांग्युन मिस शेन, मैं और लिंशे जल्दी ही वेडिंग होस्ट करने वाले हैं। हम होप करते हैं कि आप दोनों शामिल होंगे। कांग्रेचुलेशंस। मैं और शेन्युए एक साथ बोले, हम जरूर आएंगे। बाय लिंगबिंग को इतना खुश देखकर मेरे दिल में एक क्रिस्टल क्लियर सुकून था। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते ही हैं ताकि हमें ग्रोथ सिखा सकें और कुछ कहानियों का रिग्रेट हमें सिखाता है कि आज की वैल्यू क्या है। बाय लिंगबिंग की कहानी का चैप्टर अब क्लोज हो चुका था।
पर मेरा और शनियो की लाइफ का नया फेज अभी बस स्टार्ट ही हुआ था। बाई लिंगबिंग की वेडिंग काफी सिंपल पर बहुत स्वीट थी। वहां सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही थे। कोई मैसिव मीडिया प्रेजेंस नहीं थी। मैं और शनियो ने प्रॉमिस के मुताबिक वहां गए और अपना आशीर्वाद दिया। वेडिंग सेरेमनी में बाई लिंगबिंग एक प्योर व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहने हुई थी। लिंजा का हाथ थामे, उसकी आंखों में खुशी की क्लियर लाइट थी। जब प्रीस्ट ने पूछा कि क्या वो लिंजा से शादी करना चाहती है, उसने बिना एक सेकंड की हेजिटेशन के कहा, आई डू। उस मोमेंट मुझे यकीन हो गया कि उसने ऑफिशियली अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है और अपनी नई लाइफ एक्सेप्ट कर ली है। वेडिंग के बाद मैं और शेन्योयो चर्च से बाहर आए। धूप बहुत प्यारी थी और ब्रीज भी हल्की हल्की चल रही थी। शेन्योयो ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, फांग युआन, हम भी शादी कर लें। मैं रुका, पीछे मुड़ा और उसकी आंखों में वही डीप होप देखी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, डन। हमारी वेडिंग में भी कोई एक्स्ट्रा शोशा नहीं था, बस क्लोज फ्रेंड्स और क्लब के टीम मेंबर्स थे। वेडिंग डे पर प्लेयर्स हमसे मजे ले रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हम अपनी लव स्टोरी सुनाए। शेन योए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हमारी तो बेसिकली फाइट से स्टार्टिंग हुई थी, एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फेट सच में क्रेजी चीज है। मैं उसकी तरफ डीपली ग्रेटफुल होकर देख रहा था। डेस्टिनी का थैंक्स कि उसने हमें मिलवाया और उसने मुझे सबसे टफ फेज में कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे सपनों और स्ट्रगल्स की इक्वल पार्टनर बनी रही। शादी के बाद की लाइफ पीसफुल और स्वीट थी। मैं अभी भी क्लब की ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग पर फोकस था, जबकि शन्य ऑपरेशंस को स्मार्टली रन करती थी। हमारी टीम परफेक्ट थी, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लाइफ फुलफिलिंग लग रही थी। कभी कभी मैं उसके साथ ग्रैंडपा शन से मिलने जाता। ग्रैंडपा काफी फिट थे और अभी भी हमारे साथ गेम मैच खेलते थे। हर बार चैलेंज करके हार जाते थे, पर उन्हें हारने में ही असली मजा आता था। क्लब के प्लेयर्स अब पहले से बहुत शार्प थे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लगातार जीत रहे थे। जूमिंग क्लब कंट्री का सबसे एलीट ई स्पोर्ट्स पावर बन चुका था। बहुत से यंगस्टर इसे अपने सपनों का लॉन्च पैड मानते थे और मास लेवल पर ज्वाइन करने आते थे। उधर बाई लिंगबिंग और लिंजर की शादीशुदा जिंदगी भी परफेक्ट थी। वो अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स पर फोकस थी। उसकी हर नई मूवी ऑडियंस को शॉक करती थी। लिंजर उसके करियर को साइलेंटली बैक करता था। वो दोनों इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल बन गए थे। कुछ सालों बाद एक ग्रैंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेरी टीम ने वापस ट्रॉफी जीती।